जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कोचिंग जंक्शन के चैनल पर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पढ़ाते समय आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इसका लिंक अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का लाभ मिल जाए। तो आइए मेरे साथ पढ़ा जाए संविधान की प्रस्तावना। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है? एक शब्द में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज द प्रीएम्बल, तो जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, वह व्यक्ति आपको न जानता हो, तो आप क्या करते हैं? अपना नाम बताते हैं, अपने आने का उद्देश्य बताते हैं, कुल मिलाकर के आप क्या बताते हैं? अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद जो है उस व्यक्ति से आपकी विस्तार में वार्ता होती है, जितना भी समय हो। ठीक उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान के बारे में एक होलिस्टिक व्यू देती है कि भारत का संविधान कैसा है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, किस प्रकार की व्यवस्था के लिए भारत का संविधान बनाया गया है, भारत की संविधान का उद्देश्य क्या है। ये सब जो है बातें अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे तो वह जो है प्रस्तावना पढ़ करके समझ सकता है। कोई व्यक्ति संविधान बनाने वालों का मस्तिष्क जानना चाहे कि वो संविधान किस रूप में बनाना चाहते थे, उनके संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, तो वह व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना पढ़ ले और उसका काम हो जाए। प्रख्यात कानूनविद एन ए पालकीवाला, कौन? एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसलिए कहा है कि अगर आपको संविधान जानना है तो आपको इतना विस्तृत डॉक्यूमेंट अगर पढ़ने का समय न हो तो आप क्या कर लीजिए? संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको संविधान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए जो है कई विद्वान इसे संविधान का परिचय पत्र, संविधान का उद्देश्य पत्र आदि नामों से इसको पुकारते हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ और निर्माण क्यों हुआ? तो आप जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो उस समय निर्माणकर्ताओं के मन में यह प्रश्न आया कि संविधान का स्वरूप कैसा हो। जैसे मिट्टी का ढेर जो है, गीली मिट्टी का ढेर आपके पास रख दिया जाए और आपको मूर्ति बनानी हो, तो सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आएगा कि मूर्ति का स्वरूप मैं कैसा बनाऊं? क्या मैं इसे भोलेनाथ की मूर्ति बनाऊं? क्या इसे मैं माँ दुर्गा की मूर्ति बनाऊं? या मैं इसे एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाऊं? या किसी जानवर की मूर्ति बनाऊं? तो क्या मैं बनाऊं? जब संविधान के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ उस समय जो है निर्माताओं के मन में एक प्रश्न था कि संविधान का स्वरूप क्या हो, किस बात पर हम लोग आगे बढ़ें। तो उस बात का हल निकालने के लिए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या प्रस्ताव पेश किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी उसको मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बातें बताई गई कि भारत का भावी संविधान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका प्रशासन कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा कि राजशाही होगा, उसके लोगों को क्या कुछ अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के लोगों की आवाज़ मान करके संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। और हम देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आधारित है पंडित नेहरू के उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर।
उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने संविधान बनने से पहले पारित किया था कि भारत का संविधान कैसा होगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिमार्जित संस्करण है। किस पर? उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिमार्जित संस्करण है। दोनों क्या बताते हैं? दोनों भारत के प्रशासन की रूपरेखा के बारे में बताते हैं कि भारत का संविधान भारत के लोगों को क्या अधिकार देगा, भारत के लोग जो है क्या बनाना चाहते हैं, अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, इस बारे में उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना जो है एक ही मत हम सबका है। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है संविधान की प्रस्तावना को पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इसी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रस्तावना पर ही ढेर सारे प्रश्न बनाए जा चुके हैं। कम से कम हजारों प्रश्न बनाए जा चुके हैं केवल संविधान की प्रस्तावना पर। तो आइए एक बार संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं अक्षरशः। उसके बाद इसके एक एक शब्दों के बारे में हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है। मेरे साथ पढ़िए संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में शुरुआत में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये रहा जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत का जब संविधान खोलेंगे, संविधान खोलने से पहले संविधान के अनुच्छेदों से पहले क्या लिखा गया है? संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। प्रस्तावना में इतनी बातें लिखी गई हैं। आइए हम लोग अक्षरशः देखते हैं कि इन बातों का मतलब क्या है। ठीक है, इन बातों का मतलब क्या है। शुरू में आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत है, शुरुआत में जो शब्द लिखा गया है वह लिखा गया है हम भारत के लोग। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस बात का क्या मतलब हुआ? हम भारत के लोग क्या क्या मतलब हुआ? हम भारत के लोगों का मतलब ये हुआ कि संविधान को शक्ति कौन दे रहा है, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान की शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता, भारत के लोग। कोई आपसे पूछे संविधान को संबल कहाँ से मिलता है, संविधान को जो है शक्ति कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। यानी संविधान किसने बनाया है? संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। और संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? संविधान को शक्तियाँ मिलती हैं भारत के लोगों से। संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? भारत के लोगों से प्राप्त करता है। तो हम भारत के लोगों का यही मतलब है कि संविधान जो है कहाँ से शक्ति प्राप्त कर रहा है? भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त कर रहा है। इसके बाद क्या लिखा गया है? इसके बाद आप देखेंगे तो लिखा गया है भारत को, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने के लिए, देख रहे हैं ना, बनाने के लिए बात हो रही है। किसके लिए? भारत को बनाना चाहते हैं। भारत के लोग भारत को बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ये जो लिखा गया है, यह लिखा गया है भारत की राजनीतिक प्रकृति के बारे में। क्या लिखा गया है? राजनीतिक प्रकृति के बारे में लिखा गया है कि भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी होगी। What will be the political structure of our country। तो हम देखते हैं इसमें लिखा गया है कि भारत का जो राजनीतिक स्वरूप होगा वह कैसा होगा। वह देखेंगे तो क्या होगा?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। भारत क्या होगा? भारत के शासन का स्वरूप क्या होगा? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है, अगर कोई आपसे पूछे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत के ऊपर कोई और भारत से बड़ी शक्ति नहीं है। भारत अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है और यह अपने आंतरिक और बाह्य मसलों का निस्तारण करने में सक्षम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के कारण अगर भारत चाहे तो किसी विदेशी जमीन का अधिग्रहण कर सकता है और किसी विदेशी को अपना जमीन जो है अधिग्रहित भी कर सकता है, अपना जमीन दे भी सकता है, अपने कुछ हिस्सों को छोड़ भी सकता है। कुल मिलाकर के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब यह है कि भारत की सत्ता के ऊपर कोई और सत्ता नहीं है। भारत की सत्ता क्या है? अपने लिए क्या है? सर्वोच्च है। अपने मसलों के निर्धारण के लिए भारत के ऊपर भारत से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। यह क्या बता रहा है? यह भारत का स्वरूप होगा, शासन का स्वरूप होगा कि भारत कैसा देश होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। और क्या होगा? भारत समाजवादी होगा। समाजवादी का मतलब यह होगा समाजवादी के अगर आप अर्थ पर जाएं तो समाजवादी शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। समाजवादी शब्द को अगर हम दो कैटेगरी में बांट दें तो एक जो है लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कह लीजिए आप मार्क्सवादी समाजवाद। समाजवाद का मतलब यह है कि कह सकते हैं आप, अगर आप मार्क्सवादी समाजवाद की बात करें तो मार्क्सवादी समाजवाद यह कहता है कि समाज के जितने भी उत्पादन के हिस्से हैं, मतलब जो भी मालिकाना हक है, वह निजी व्यक्तियों के पास नहीं होगा, प्राइवेट व्यक्तियों के पास नहीं होगा। वह किसके पास होगा? वह उस पर सारे समाज का अधिकार होगा, गवर्नमेंट का अधिकार होगा। समाज का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद निजी अधिकार का क्या करता है? विरोध करता है। किसी को प्राइवेट कंपनी खोलने, किसी को प्राइवेट काम करने, इन सब की अनुमति मार्क्सवादी समाजवाद नहीं देता है। मार्क्सवादी समाजवाद कहता है कि उत्पादन और वितरण के सभी संस्थानों पर सरकार यानी जनता का हाथ होना चाहिए, उसका नियंत्रण होना चाहिए। यह मार्क्सवादी समाजवाद की धारणा है। क्या भारत में यह धारणा चल रही है? तो हम देखेंगे तो पाएंगे ऐसा नहीं है। भारत में प्राइवेट लोगों को भी कार्य करने की अनुमति मिली हुई है, प्राइवेट लोगों को भी मालिकाना हक मिला हुआ है। यानी भारत का समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत का समाजवाद कैसा है? भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ सरकार और निजी संस्थान प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों को जो है संपत्ति के वितरण और उत्पादन दोनों को जो है क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है। समाजवाद का मतलब जो है, जो संविधान के जो निर्माता थे, समाजवादी शब्द को अगर हम देखें तो यह समाजवादी शब्द जो है शामिल हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मूल रूप में यह संविधान में नहीं था। बात तो यह जो है भारत के संविधान में निहित थी, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। ठीक है ना? समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। इन दोनों शब्दों को और एक और शब्द है उसको बोलते हैं अखंडता। ये तीन शब्द जो है प्रस्तावना में बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष की जो बातें भारतीय संविधान में मूल रूप में निहित थी,
उनको जो है शब्द का भी आकार दे दिया गया। समाजवाद कहने का मतलब भारत जो है अपने समाज में किसी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं करेगा, जाति, नस्ल, वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा और सभी लोगों को ऊपर उठने का अवसर देगा। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब भारत किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, भारत किसी धर्म की स्थापना नहीं करेगा, भारत किसी धर्म का संस्थापक नहीं बनेगा, बल्कि जो है भारत सभी धर्मों का समान आदर करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत क्या होगा, भारत का शासन स्वरूप लोकतंत्रात्मक होगा। और गणराज्य का मतलब होता है, देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक लोकतंत्र होता है जहां गणतंत्रात्मक लोकतंत्र होता है और दूसरा लोकतंत्र होता है राजशाही। लोकतंत्र का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। गणतंत्रात्मक में क्या होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जैसे अपने भारत के केस में क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। वह क्या होता है, वह व्यक्ति निर्वाचित होता है, उसका चुनाव किया जाता है। बाकी शासन व्यवस्था तो लोकतंत्रात्मक है ही। कई जगह जो है ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ लोकतंत्र है, लेकिन राष्ट्र का जो प्रमुख है वह कौन होता है, वह राजा या रानी होती हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को राजशाही लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे क्या है, जैसे आप देखते हैं कि ब्रिटेन, थाईलैंड, इन सब में जो है आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ राष्ट्र का प्रमुख कौन है, यहाँ राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति चुना हुआ नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि उत्तराधिकार प्राप्त जो है उनके वंशज होते आ रहे हैं। तो ऐसे देशों को क्या कहा जाएगा, राजशाही लोकतंत्र कहा जाएगा। और जैसे अपने देश में होता है वह क्या होगा, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र होगा। यानी भारत का शासन स्वरूप कैसा होगा, यह प्रस्तावना में ही बात रखती गई कि भारत का शासन स्वरूप लोकतंत्रात्मक गणराज्य का होगा। तो इस इतने बातों का मतलब समझ में आ गया। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का होना चाहिए। और क्या है बात लिखी गई है, और लिखी गई है कि इसके समस्त नागरिकों को, संविधान की प्रस्तावना बता रही है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। न्याय कितने प्रकार के न्याय दिए जाएंगे, तो आप देख रहे हैं प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान भारत के लोगों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान करता है। तो आप देखेंगे कि भारत का संविधान प्रस्तावना में ही कहा जा रहा है कि यह इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय प्रदान करेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह हुआ कि सामाजिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह समाज के किसी भी हिस्से से आए, चाहे वह किसी भी जाति से आए, चाहे वह किसी भी वंश से आए, किसी भी नस्ल का हो, सामाजिक आधार पर उसके साथ न्याय किया जाएगा। आर्थिक आधार पर न्याय का मतलब ये हुआ, चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों को भारत के शासन द्वारा समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, समान तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। जो गरीब वगैरह होंगे उनके उत्थान के लिए प्रयास तो किए ही जाएंगे, ठीक है ना, उनके प्रयास भी किए जाएंगे। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के पास एक प्रकार का राजनीतिक मतलब अधिकार होगा। जैसे अगर वोट देने का अधिकार है तो सभी के पास केवल एक वोट देने का अधिकार है। सभी लोगों को शासन में केवल एक वोट देने की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा बन जाए तो उसको जो है पता चले 10,000 वोट देने की क्षमता हो जाए, भाई ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, इसको बता दीजिए कि इसका एक वोट कितना बनाएगा, 10,000 के बराबर माना जाएगा। ऐसी बात नहीं है। भारत के सभी लोगों को राजनीतिक न्याय जो है प्रदान किया जाएगा। तो हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना बता रही है कि इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय प्रदान की जाएगी। ठीक है, और क्या प्रदान किया जाएगा भारत के लोगों को? और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए? एक हो गया विचार, दूसरा हो गया अभिव्यक्ति, तीसरा हो गया विश्वास, चौथा हो गया धर्म और पांचवा हो गया उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने की भी बात की गई है। किसने? भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा। मतलब भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी दिलाई जाएगी। इसके अलावा क्या किया जाएगा? इसके अलावा देख रहे हैं प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। अखंडता जो शब्द है यह जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया है अभी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यानी मूल रूप में संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द नहीं था, जैसे समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं था। तो भारत में क्या होगा? भारत में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की जाएगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित की जाएगी। एक व्यक्ति की गरिमा भी जो है बरकरार रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बरकरार रहे। ऐसी स्थिति प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, भारत के लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नोट कर लीजिए। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित हुआ था। आप देखें प्रस्तावना में लिखा भी गया है कि दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह थी भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसके एक एक शब्दों का जो है मतलब हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना? अब कुछ मूलभूत बातें सामने आती हैं। जैसे कई बार यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बड़ा गंभीर प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसे संविधान का हिस्सा माना जाए कि न माना जाए? तो 1960 में आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों की जहां व्याख्या करना कठिन होता है, वहां व्याख्या कौन करता है? वहां व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान द्वारा ही संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने का अधिकार मिला हुआ है। तो 1960 में एक मामला था, बेरूबाड़ी संघ मामला। क्या था? उसको बोलते हैं बेरूबाड़ी संघ मामला। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी। क्या बताया उन्होंने? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी यूनियन में क्या कहा? बेरूबाड़ी यूनियन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को कहा कि यह जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद के व्याख्या करने में अगर आपको कोई कठिनाई समझ में आ रही है तो आप एक बार प्रस्तावना पढ़ लीजिए। प्रस्तावना पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि संविधान निर्माता भारत के संविधान को कैसा बनाना चाहते थे। तो इसलिए प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा, बेरूबाड़ी संघ मसला 1960 में। और दूसरी बात ये कही कि यह प्रस्तावना
यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरूबाड़े यूनियन मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर आगे चल करके 1973 में एक बड़ा ही विख्यात मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। क्या कहते हैं? केशवानंद भारती मामला। इस केशवानंद भारती मुकदमे में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। इसलिए यदि संविधान का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद कर सकती है, तो प्रस्तावना का भी संशोधन संसद कर सकती है, बशर्ते इसी मामले में यह बात आ गई थी केशवानंद भारती मामले में कि संसद जो है प्रस्तावना का भी संशोधन कर सकती है और संविधान का भी संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन संविधान की मूल भावना को डिस्टर्ब न करे। भारत के संविधान निर्माता भारत का जो सामाजिक ढांचा बनाना चाहते हैं, ऐसा न हो कि उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही संसद समाप्त कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वह संशोधन क्या माना जाएगा? वह संशोधन असंवैधानिक माना जाएगा। इसलिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बताई। पहली बात यह बताई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना का भी संशोधन किया जा सकता है, जैसे संविधान का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान और प्रस्तावना का संशोधन करते समय संसद को यह बात ध्यान देना है कि वह जो है कोई ऐसा संशोधन न कर दे कि जिससे संविधान की मूल भावना ही डिस्टर्ब हो जाए। मूल भावना को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर मूल भावना को कोई डिस्टर्ब करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी और उस संशोधन को क्या कर देगी? उस संशोधन को संवैधानिक घोषित कर देगी और उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। और एक प्रश्न क्या आता है, क्या प्रस्तावना को कानूनन लागू किया जा सकता है? अब बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा है। तो आप बताइए, संविधान के भागों को तो कानूनन रूप में लागू किया जा चुका है, तो क्या प्रस्तावना को भी लागू कर दिया जाए? लेकिन इसी मामले में, केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानूनन प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। यानी प्रस्तावना को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना का काम केवल इतना है कि वह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की बात को लोगों को समझाए, लोगों को संविधान बनाने का उद्देश्य बताए, लोगों को यह बताए कि भारत की शासन प्रणाली का फंडामेंटल्स क्या होना चाहिए। केवल इस बारे में इंगित करने के लिए संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है, जो संविधान का परिचय प्रस्तुत करे। और संविधान का प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन इसे कानूनी रूप द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह काम संविधान की प्रस्तावना का मदद जो है वही लिया जाता है जहां संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या करना कठिन हो, उसका मतलब निकालना कठिन हो, वहां जो है संविधान के प्रस्तावना की मदद ली जाती है। और एक और बात बता के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, सबसे पहले जो है अमेरिका के संविधान में संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया गया था। उसके बाद अन्य देशों के संविधानों ने भी अपने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो आशा है मेरा यह वीडियो आपको बहुत बहुत काम का होगा। धन्यवाद, नमस्कार। कोचिंग के साथ जुड़े रहिए।